मैं रामअवतार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम मैकियावेली अपने युग का शिशु था, इसके बारे में अध्ययन करना चाहेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैकियावेली अपने युग का वास्तव में शिशु ही था, क्योंकि ये वास्तविकता है कि कोई भी विद्वान हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसके ऊपर अपने समय और परिस्थिति और काल का प्रभाव पड़ता है, परंतु जितना प्रभाव मैकियावेली के ऊपर उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक विचारों की छाप आई, जितना प्रभाव पड़ा उतना शायद ही किसी राजनीतिक या दार्शनिक विचारक के ऊपर अपनी समय परिस्थिति का प्रभाव आया। इसी कारण प्रोफेसर डनिंग, प्रोफेसर सेबाइन, प्रोफेसर जोन्स नामक विद्वानों ने भी मैकियावेली को अपने समय का वास्तविक रूप से शिशु ही माना है। इसके पीछे मूल जो कारण हैं उनमें हम जाएं तो पता चलेगा कि उस समय की जो परिस्थितियाँ थी जिनसे मैकियावेली के ऊपर प्रभाव पड़ा, और वो प्रभाव उनके द्वारा लिखित उन ग्रंथों में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जैसे दी प्रिंस, डिस्कोर्सेज, आर्ट ऑफ वॉर, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस आदि पुस्तकों में हम देख सकते हैं कि उस समय के परिस्थितियों का निचोड़ इन ग्रंथों में मैकियावेली ने उल्लेखित किया है। जैसे सबसे पहले इसके ऊपर जो प्रभाव पड़ा वो पड़ा उस समय के पुनर्जागरण का। वैसे मैकियावेली को पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व या अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि मैकियावेली का जन्म उस समय हुआ जब ज्ञान और बुद्धि का उदय हो रहा था, क्योंकि इससे पूर्व समाज में धर्म और चर्च और पोप की प्रतिष्ठा के बारे में ही अक्सर प्रभाव दिखता था, परंतु पुनर्जागरण के इस दौर में मनुष्य के जीवन के मूल्यों में व्यापक रूप से परिवर्तन आया। ये परिवर्तन केवल धार्मिक क्षेत्र में नहीं था, बशर्ते राजनीति हो, धर्म हो, नैतिकता हो, या सामाजिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो, सभी में नए नए परिवर्तन दिखाई देने लगे। जैसे उस समय छापे खाने का विकास हुआ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय हुआ, और लोगों को परलोक की बजाय वर्तमान जीवन में सुखी रहने के लिए अधिक प्रयास करते हुए दिखाई दिया जाने लगा। अतः पुनर्जागरण के इस दौर में जहाँ पर ज्ञान बुद्धि का उदय हो रहा था और उसका केंद्र जो था वो फ्लोरेंस था, और फ्लोरेंस में इसका प्रतिनिधित्व करता मैकियावेली। चर्च और धर्म का प्रभाव सीमित होता जा रहा था, सिकुड़ता जा रहा था, खत्म होता जा रहा था। इनकी जगह नवीन चेतना, स्वतंत्रता, मूल्यों की आस्था आदि को महत्व दिया जाता था। वर्तमान समय में धर्म और आस्था की जगह बुद्धि और विवेक ने ग्रहण कर लिया था, जबकि धर्म व नैतिकता की जगह अब राष्ट्रवाद पर बल दिया जाने लगा।
अतः हम कह सकते हैं कि मैकियावेली के ऊपर उस समय के पुनर्जागरण जो आंदोलन था उसका व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। इसके बाद दूसरा जो विषय है वह है शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना, अर्थात इटली को छोड़ा जाए, इसके सिवाय और सब जगह नए राजतंत्रों की या यूँ कहें कि शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना हो गई थी। जैसे उस समय इंग्लैंड में हेनरी सप्तम, चार्ल्स अष्टम और लुई द बेसम नामक राजाओं का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो रहा था। फ्रांस में लुई एकादश और स्पेन में फर्डिनेंड नामक राजवंश ने अपनी सत्ता को मजबूती के साथ स्थापित कर लिया था। अर्थात इन राज्यों में शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। यहाँ पर सामंतों और उनकी प्रतिनिधि संस्थाओं का पतन कर दिया गया। अर्थात राजाओं ने सामंतों की या प्रतिनिधि इनके संस्थाओं की संपूर्ण सत्ता को अपने पास केंद्रित कर लिया था। इस प्रकार प्रिंस और डिस्कोर्सेज नामक पुस्तक में मैकियावेली बताते हैं कि जिस प्रकार से इन राज्यों में अर्थात इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और यूरोप के कई सारे खासकर पश्चिमी यूरोप के कई सारे राज्यों में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना, शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना हो चुकी थी, जिससे कि वो राज्य शक्तिशाली बनते जा रहे थे। ऐसा मैकियावेली भी चाहता था कि उसके देश इटली में भी एक निरंकुश राजतंत्र, शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना हो। तो इसका प्रभाव भी मैकियावेली के ऊपर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। इसके अलावा जो तीसरा विषय है राष्ट्रीयता की भावना, अर्थात हम कह सकते हैं कि उस समय इटली 5 राज्यों में विभक्त था, 5 राज्यों में बटा हुआ था। ये 5 राज्य थे नेपल्स, रोमन, वेनिस, फ्लोरेंस और मिलान की डची। और इसी तरह हम देखें तो इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन में एक निरंकुश शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना के कारण राष्ट्रीय एकीकरण स्थापित हो चुका था और ये राज्य शक्तिशाली बन चुके थे और ये राज्य दूसरे राज्यों को हड़पने के लिए प्रयास में लगे हुए थे। मैकियावेली चाहता था कि इटली का एकीकरण हो और वो इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन की तरह संगठित, मजबूत हो, जिससे कि उसके किसी क्षेत्र के ऊपर कोई दूसरा राज्य आधिपत्य न कर सके। अर्थात राष्ट्रीयता की इस भावना के लिए मैकियावेली ने एक सच्चे देशभक्त की भांति निरंकुश राजतंत्र की स्थापना के लिए राजा को सभी प्रकार के साम, दाम, दंड, भेद की नीति अपनाते हुए अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयास करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति से बड़ा राज्य के हित में सम्राट जिस नीति को अपनाना चाहे उस नीति को अपना सकता है। इसके पीछे कारण थे कि वह इटली को एक संगठित शक्तिशाली राज्य के रूप में उदित होते हुए देखना चाहता था और उन्हीं की इस विचारधारा के ऊपर इटली का एकीकरण 1900 ईसा पूर्व में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में हुआ भी था। और हम देखते हैं कि
मैकियावेली के द्वारा यथार्थ राजनीति, वास्तविक राजनीति, व्यावहारिक राजनीति का प्रतिनिधित्व किया, जिसके आधार पर एक शासक, एक सम्राट अपने साम्राज्य को, अपने राज्य को संगठित और मजबूत कर सकता है। तो यहाँ राष्ट्रता की भावना का अर्थ हुआ राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना, जगह जगह छोटे छोटे सामंतों की सत्ता को ख़त्म करके इटली का एकीकरण कैसे किया जाए, ये प्रयास उन्होंने अपने ग्रंथों में किया और ये इसके ऊपर प्रभाव पड़ा इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन का। चौथा जो विषय है धर्म और नैतिकता का, अर्थात हम कह सकते हैं कि उस समय मध्यकाल में चर्च और पोप दोनों की सत्ता लगातार बढ़ती जा रही थी और निरंकुशता रूप धारण कर चुकी थी। इनसे अब वर्तमान समय में इस आधुनिक युग के दौर में पोप के जो भी गलत कार्य थे, जो भी उन्होंने जो कुकर्म किए थे, वो सभी का खुलासा हो गया था। अब धर्म और नैतिकता की बात करना पोप के लिए संभव नहीं था, क्योंकि कोई भी पोप की इन ऐसे कुकर्म और का जो खुलासा उसके बाद पोप के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। अब केवल निरंकुश राजतंत्र का पक्ष लिया जा रहा था और मैकियावेली भी चाहता था कि निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हो। वह स्वयं मैकियावेली कहता था कि राजा को किसी धर्म और नैतिकता का पालन नहीं करना है, केवल जन कल्याण के कारण, लोक कल्याण के हित में इन सभी का उल्लंघन कर सकता है। और उन्होंने माना कि इटली की दुर्दशा का मूल कारण धर्म और नैतिकता है, अर्थात जो पोप की दिखावट भरी जो विचारधारा थी, जिसके आड़ में वो सारे गलत कार्य करता था, जो भी कुकर्म करता था, उन कुकर्मों को जनता के सामने लाया गया। इससे भी मैकियावेली के ऊपर विशेष खासा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण मैकियावेली ने कहा कि राजा को एक शेर की तरह होना चाहिए, उसमें सारी नीति जो अपना सकता है वो अपनाने के लिए स्वतंत्र है, चाहे साम, दाम, दंड या भेद, अर्थात अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए, जन कल्याण के लिए, जनता के हित में उसे किसी प्रकार के आचार, व्यवहार, नैतिकता के बंधन से रहित होकर के, बंधन मुक्त होकर के जन कल्याण के हित में साम्राज्य को शक्तिशाली करते हुए राष्ट्र राज्य की स्थापना के लिए जिस नीति का अनुसरण करना चाहे, जो उस देश काल परिस्थिति में उचित हो, उसका अनुसरण करने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते कि उसका साम्राज्य शक्तिशाली हो, उसका राष्ट्र राष्ट्रीय रूप धारण करे, जन कल्याण का ध्यान रखा जाए। इस प्रकार से उसने धर्म और नैतिकता विरोधी जो उस समय विचार चल रहे थे उनको उन्होंने हवा दी, उनको उसने प्रश्रय दिया और उनको बढ़ावा दिया कि धर्म और नैतिकता के इस बंधन की वजह से इटली का वर्तमान समय में ये दुर्दशा हो रही है, क्योंकि धर्म और नैतिकता के जाल में जनता को भ्रमित करके पोप अपने जो भी गलत कार्य हैं उनको लगातार बढ़ावा दे रहा है। अतः उन्होंने आह्वान किया कि धर्म और नैतिकता के बंधन को तोड़ देना चाहिए, जिससे कि राज्य शक्तिशाली और मजबूत बन सके। अतः हम कह सकते हैं कि मैकियावेली के ऊपर उस समय की परिस्थितियों का इतना गहरा प्रभाव दिखाई दिया कि इन सभी का निचोड़ उसकी जो पुस्तकें हैं, उसके जो ग्रंथ हैं, खासकर दी प्रिंस और डिस्कोर्सेज में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसीलिए प्रोफेसर गनिंग ने कहा कि मैकियावेली अपने युग का शिशु है। इसी प्रकार से एक विद्वान है, उसने कहा कि मैकियावेली इटली के लिए एक वरदान है।
और हम जिस प्रकार से भारत के दृष्टिकोण से हम बात करें, जो स्थान भारतीय राजनीति में चाणक्य का है, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बनाने में अहम योगदान दिया, पूरे संपूर्ण भारत को संगठित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसी प्रकार से मैकियावेली को इटली का चाणक्य कहा जाता है। उसी की नीति का अनुसरण करते हुए, उसी के आधार पर चलते हुए वहाँ के शासकों ने, वहाँ के देशभक्त लोगों ने इटली को संगठित और मजबूत किया। और इसका योगदान, इसमें जो योगदान रहा वो रहा मैकियावेली का। अतः सेबाइन हों, जोन्स हों आदि विद्वानों ने मैकियावेली को अपने युग का शिशु माना है, क्योंकि मैकियावेली के अध्ययन के ऊपर, मैकियावेली के जीवन के ऊपर उस समय के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक विचारों की जो अमिट छाप आई, उसका स्पष्ट रूप से वर्णन उन्होंने अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से उतार दिया। और उसी का अनुसरण करते हुए वहाँ के राष्ट्रभक्तों ने इटली को संगठित और मजबूत किया, जिसके आधार पर इटली का राष्ट्रीयकरण हुआ। इटली को जो बंटवारा हो रखा था वो वापस एक जगह आया। तो हम कह सकते हैं कि मैकियावेली के द्वारा ही जो प्रयास हुए, जो